नमस्कार बच्चों, कल की क्लास में हम कर रहे थे गर्भावस्था के सामान्य कष्ट एवं उनका निवारण। तो कुछ उसमें पॉइंट्स बताए थे कि ये पॉइंट्स हैं, यानी ये जो सामान्य कष्ट है वो गर्भावस्था के दौरान जो लेडीज हैं उनमें देखने को मिलते हैं। तो वो कष्ट कौन कौन से हैं और उनका निवारण किस प्रकार से किया जाएगा, उसके बारे में आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। गर्भावस्था के सामान्य कष्ट एवं उनका निवारण, ये हम आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहले जो गर्भावस्था के सामान्य कष्ट है उसके अंतर्गत आता है जी मिचलाना, व प्रातःगमन। इसको मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है या मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। प्राय जो गर्भवती स्त्री होती है उनमें ये जो कष्ट है वो देखने को मिलता है। गर्भवती स्त्री जब सुबह सोकर उठती है तो प्रातःकाल ही उसको ये जी मिचलाना, उबकाई आना ऐसे उसके अंदर देखा जाता है। अक्सर जब गर्भवती स्त्री सुबह सोकर उठती है तो उसे क्या है, उबकाई आती है। और यह कष्ट कुछ स्त्रियों में तो बड़ा ही कष्टदायक होता है, परंतु कुछ स्त्रियों में सामान्य रूप से रहता है। यह कष्ट गर्भ के प्रथम माह से लेकर चौथे माह तक रहता है। मोस्टली 1 महीने से लेकर चौथे महीने तक देखने को मिलता है। मुख्यतः तो यही होता है कि 1 से 4 माह तक की उबकाई और जी मिचलाना वगैरह चलते रहते हैं। इसके बाद ये अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। अगर यह कष्ट निरंतर बना रहे तथा वमन होता रहे तो उसे जो स्त्री है उसको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। यह कष्ट सामान्य होता है तथा इसमें भ्रूण के विकास पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कष्ट का जो मुख्य कारण है वो गर्भावस्था के दौरान शरीर में हार्मोन परिवर्तन, परंतु इसके लिए अल्सर, भोजन की जो विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग है, रक्त में यूरिया का मिलना और कोई मस्तिष्क की बीमारी भी इस कष्ट के कारण हो सकते हैं। जिनको ये दिक्कत होती है उनको ये कष्ट हो सकते हैं। कई बार गर्भवती स्त्री माँ गर्भ धारण के कारण अधिक चिंतित हो जाती है और उसके अचेतन मन में प्रसव पीड़ा का जो भय है वो व्याप्त हो जाता है, जिससे यह कष्ट और भी बढ़ जाता है। तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यह कई बार मध्यकाल में भी जो गर्भवती स्त्री है उसको वमन करते समय देखा गया। जो दिन के समय है कई बार उसको उस टाइम भी उल्टियाँ आ जाती हैं। यानी गर्भकाल का जो मिड होता है यानी 4 महीने के बाद भी कईयों को ऐसा होता है कि कंटिन्यू वोमिटिंग चलती रहती है, तो ऐसा भी देखा गया है। अब इसके उपचार क्या क्या है, उपचार करेंगे। इसमें उपचार के लिए प्रातःकाल सोकर उठते ही गर्भवती माँ को कुछ ठोस भोज्य पदार्थ जैसे कि बिस्किट है, नमकीन है, टोस्ट है, भुने चने हैं इत्यादि का उसको सेवन कर लेना चाहिए तथा जब तक वमन का समय न निकल जाए तब तक उसे बिस्तर पर ही विश्राम करना चाहिए। फिर जो दूसरा उपचार है, ये तो पहला था कि उसको कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए उठते ही, जिससे कि वोमिटिंग ना हो। फिर प्रातःकाल तरल पदार्थ जैसे दूध, सूप, छाछ इत्यादि पीने को उसको नहीं देना चाहिए। इससे वमन होने की जो संभावना है, वोमिटिंग होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, तो उसे लिक्विड नहीं देना चाहिए। उसे मसालेदार गरिष्ठ भोजन भी नहीं देना चाहिए जो ज़्यादा स्पाइसी
तो ऐसा भोजन भी नहीं देना चाहिए। एक बार भरपेट भोजन के बजाय उसको थोड़े थोड़े अंतराल पर भोजन करना चाहिए, चाहे दिन में 5-6 बार हो जाए, उसे अंतराल पर ही भोजन लेना चाहिए। भोजन के साथ पानी का उपयोग किया जाए तथा भोजन करने के आधे घंटे के उपरांत ही पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से कष्ट कम हो जाता है। और जिन स्त्रियों को भोजन के उपरांत वमन होता है, उन्हें भोजन करने से पूर्व तथा बाद में आधे घंटे तक उसको विश्राम करना चाहिए। गर्भवती माँ को व्रत, उपवास तथा खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली पेट रहने से भी यह समस्या बढ़ जाती है। चिकित्सक की सलाह के अनुसार वमन निरोधी औषधि का सेवन उसको करना चाहिए और जीभ चलाने पर इलायची, लौंग इत्यादि उसको मुंह में लेना चाहिए। तो ये उसके उपचार है कि जब उल्टी हो, अगर जीभ चलाने का कष्ट तीसरे चौथे माह में होता रहे, महीने तक स्वतः ही समाप्त नहीं होता है, तो इसे गंभीर कष्ट मानते हुए चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए, क्योंकि वमन की शिकायत अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण यानी पानी की कमी या विषाक्तता यानी टॉक्सीमिया विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना उसको रहती है। इसलिए उसको टाइम पे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अगला हमारा जो कारण है वो है कब्ज। दूसरा हमारा कब्ज आता है, यानी कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं इसे। कब्ज भी लगभग 90% महिलाओं में को गर्भावस्था के दौरान कब्ज की शिकायत रहती है। इस अवस्था में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इस समय पर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन अधिक होता है, और इस हार्मोन की अधिकता से जो मांसपेशियां हैं, जो पेशियां हैं, वो मुलायम होकर ढीली हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो लौह तत्व है यानी आयरन है, उसके सेवन से भी मांसपेशियां ढीली होकर फ्लेक्सिबल यानी लचकदार हो जाती हैं तथा ये कब्ज का कारण बनती हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भ के बढ़ते भार का जो प्रभाव है वो भी आंतों पर पड़ता है, जिससे भोजन धीरे धीरे आगे की ओर सरकता है और उसका परिणाम क्या होता है कि पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, जो कि कब्ज की शिकायत रहती है, कब्ज की शिकायत का कारण होता है। प्रातःकाल अनियमित सोच जाने तथा वसा युक्त एवं जो गरिष्ठ भोजन करने से भी कब्ज की शिकायत बढ़ जाती है। तो ये कब्ज की समस्या गर्भवती स्त्री को हो जाती है, और मोस्टली को आपको बताया कि 90% जो महिलाएं हैं उनमें कब्ज की शिकायत देखने को मिलती है। अब इसके उपचार क्या क्या है? उपचार के लिए एक तो सोच जानने में विलंब तथा अनियमितता न बरते, यानी रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक ही टाइम होना चाहिए कि भी इस टाइम पर जाना है फ्रेश होने के लिए। दूसरा, आहार में चोकर युक्त आटे की रोटी, छिलके वाली दालें, सब्जियां और छिलके वाले जो सलाद हैं, फ्रूट्स हैं, उनका सेवन करना चाहिए। अत्यधिक तरल पदार्थ तथा जल का सेवन करना चाहिए कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए। सोच जाने से पूर्व गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़कर पी लेना चाहिए। जुलाब तथा अन्य दस्तावर औषधियों का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि मांसपेशियां कमजोर एवं ढीली पड़ जाती हैं और अत्यधिक जो ये दवाइयाँ होती हैं इनके सेवन से गर्भपात का भी डर रहता है। आहार में पर्याप्त मात्रा में रेशेदार पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए, जिनमें फाइबर की मात्रा अधिक हो, जिनमें रेशों की मात्रा अधिक हो, उन पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। क्योंकि सबसे अच्छा साधन क्या है कि अगर हम एक तो लिक्विड पीते हैं और दूसरा हम रेशेदार
पदार्थों को खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या है वो कुछ हद तक, या कहें कि मोस्टली क्या है, वो सोल्व हो सकती है। रात को सोते समय 2 चम्मच इसबगोल की भूसी को गर्म दूध के साथ सेवन करना चाहिए। इसबगोल क्या है, आपने कभी देखा हो तो उसमें चूरा सा आता है बिल्कुल, तो उसको दूध में अगर डालते तो वो फूल जाता है, तो उसको लेना चाहिए। वो भी क्या है, रेशा ही होता है। नियमित रूप से टहलने या हल्का व्यायाम करने से मांसपेशियों की क्रियाशीलता है वो बढ़ती है तथा अपच दूर हो जाती है और पाचन क्रिया व्यवस्थित हो जाती है, जिसके कारण कब्ज होने की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अगला जो हमारा है ये था कब्ज का। अब अगला है छाती में जलन। छाती में जलन, छाती में जलन ये भी मोस्टली गर्भवती महिलाओं में देखी जाती है। इसे हृदय दाह भी कहा जाता है। इसे हृदय दाह भी कहा जाता है। हृदय दाह कहा जाता है। वास्तव में छाती में जलन नहीं होती, परंतु हृदय के पास छाती में पीड़ा का अनुभव होता है, इसलिए इसे हृदय दाह या छाती में जलन कहते हैं। यह कष्ट गर्भावस्था के जो अंतिम दिन हैं, अंतिम जो महीने हैं, उनमें देखने को, उनमें अधिक महसूस होता है। गर्भस्थ शिशु का भार माता के उदर में ऊपर की ओर दबाव डालता है। बढ़ता है वजन तो वो ऊपर की ओर दबाव डालता है, जिससे कि हृदय संकोचनी पेशी जो है, कार्डियक्स जो मसल्स हैं, वो ढीली हो जाती है तथा जो स्टमक है यानी पेट के पदार्थ हैं वो पुनः ग्रास नली में, इसोफेगस जो है हमारी, उसमें वापस पहुंच जाते हैं और उनके वापस जाने से ये पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम छाती में जलन कहते हैं। इसका उपचार क्या है? उपचार यही है कि इसमें एक तो वसायुक्त भुने हुए, तले हुए और मिर्च मसालेदार पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए इसके अंदर। और जो पदार्थ गैस उत्पन्न करते हैं, जैसे कि फूल गोभी है, मूली है, मटर है, उड़द है, चना दाल है, पत्ता गोभी है, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पदार्थ हैं वो गैस उत्पादक पदार्थ कहलाते हैं। भोजन करने के 2-3 घंटे बाद ही सोना चाहिए। ये नहीं है कि आपने जैसे ही भोजन किया आप सो गए, उस टाइम पर नहीं सोना चाहिए। भोजन में फल एवं सलाद का उपयोग पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। अगर कच्चा फल नुकसान करता हो तो उन्हें थोड़ा सा स्ट्यू कर लेना चाहिए, हल्के आंच पर उनको थोड़ा सा पका लेना चाहिए, जिससे कि वो नुकसान कम करता है। भोजन को शांत चित्त से एवं धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। अगर हम भोजन को बिना चबाए फटाफट खा लेते हैं, तब भी ये छाती में जलन का कारण बन जाता है। तो ये था हमारा छाती में जलन। अगला जो है कारण वो है अपच। अपच होता है यानी भोजन का पूर्ण रूप से ना पचना। भोजन का पूर्ण गर्भावस्था के में अक्सर क्या है, अपच की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है। इसका जो मुख्य कारण यह है कि गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु का भार अमाशय एवं आंतों पर पड़ता है, और जिससे अमाशय दब जाता है, हमारा पेट दब जाता है तथा पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, और इसके फलस्वरूप भोजन सरलता से पच नहीं पाता, और अपच के कारण भोजन का पूर्ण रूप से पाचन एवं अवशोषण नहीं हो पाता है। तो ये अपच हो जाती है, यानी भोजन पूर्ण रूप से गर्भवती स्त्री को नहीं पच पाता है। अब इसके उपचार क्या क्या कर सकते हैं? गर्भवती महिला को एक बार भरपेट भोजन न करके उसको कई बार थोड़े थोड़े अंतराल में 5-6 बार भोजन करना चाहिए। तले भुने
और जो मिर्च मसालेदार जो वसायुक्त और बासी जो भोजन है वो नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद गैस उत्पादक पदार्थ जो अभी बताए थे आपको, उनका कम से कम सेवन करना चाहिए। तरल पदार्थ जैसे कि शिकंजी है, मट्ठा है, फलों का रस, पानी है, जो लिक्विड है उनका सेवन उसको अधिक करना चाहिए, तब जाकर हम अपच की समस्या से बच सकते हैं। तो ये है हमारा अपच का। अगला जो हमारे इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर जैसे छिलकेदार फलों एवं दालों का उपयोग करना चाहिए, गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़ कर पीना चाहिए, सुबह शाम खुली हवा में टहलना चाहिए और थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यायाम भी उसको करना चाहिए। अगला जो कारण है वो है, अगला जो कष्ट है वो है अनिद्रा या नींद ना आना। ये भी गर्भावस्था के सामान्य कष्ट के अंतर्गत आता है कि नींद की कमी हो जाती है या नींद नहीं आती है। इसके अंदर क्या होता है कि यह कष्ट अक्सर गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंतिम के जो महीने हैं उनमें देखने को मिलती है। ये तब जाके थोड़ा अधिक होती है। इसका कारण जो मुख्य कारण है वो गर्भवती स्त्री के पैरों और पिंडलियों में ऐंठन, कमर व पीठ में दर्द तथा गर्भाशय के बढ़ जाने से होता है। बच्चे का वेट बढ़ जाता है तो गर्भाशय का साइज भी बढ़ जाता है और जो पैरों पर ये वजन गिरने लग जाता है, पिंडलियों में दर्द होने लग जाता है, कभी पेट में दर्द होने लग जाता है, कभी पीठ में दर्द होने लग जाता है। तो ये गर्भावस्था के कारण, गर्भावस्था में जो गर्भवती माता के पेट में गति करने लग जाता है बच्चा, जिससे हलचल उत्पन्न होती है और जो तथा माता की भी जो माता है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लग जाती है कि जैसे कई बार बच्चा हिलता नहीं है, थोड़ी सी भी उसको हलचल महसूस नहीं होती तो वो घबरा जाती है, तो इसके कारण उसको नींद नहीं आती है। इसके अतिरिक्त गर्भाशय के संकुचन, अत्यधिक थकान, गृह क्लेश एवं चिंता के कारण भी माता को अनिद्रा की शिकायत होने लग जाती है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए? गर्भवती माँ को तनाव, चिंता इनसे दूर रखना चाहिए। गृह में जो घर में जो क्लेश वगैरह होती है, लड़ाई झगड़े, उनसे दूर रखना चाहिए। पहले तो ये रात में भोजन के उपरांत आधा या 1 घंटा उसको टहलना चाहिए। आहार में पर्याप्त मात्रा में दूध का सेवन करना चाहिए। सोते समय ढीले वस्त्र पहनना चाहिए। गर्भवती माँ को सीधे करवट के बल सोना, सीधे व करवट, उसको सीधे या न लेटकर करवट के बल उसको लेटना चाहिए। जैसे मोस्टली लेडीज सीधे सो जाता है, उसे सीधे की बजाय उसको टेढ़ा करवट लेकर सोना चाहिए, तो उससे रिलैक्स मिलता है। सोने से पूर्व सिर में थोड़े से तेल की मालिश कर लेनी चाहिए तथा बिस्तर पर भी थोड़ा, बिस्तर जो तकिया है उसको थोड़ा सा ऊंचा करके आराम से लेटना चाहिए जो बिस्तर है। और अत्यधिक कष्ट की अवस्था में नींद की गोली का प्रयोग भी किया जा सकता है, परंतु चिकित्सक की सलाह से ही गोली का सेवन करना चाहिए। जिसको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है तब, ये नहीं है कि थोड़ी सी समस्या है कि 1-2 दिन नींद नहीं आ रही, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब जाकर क्या है, चिकित्सक के परामर्श से वह गोलियां ले सकते हैं। तो ये इसके उपचार हैं। अगला है बवासीर। पाइल्स कहते हैं। ये भी गर्भवती स्त्री में हो जाती है। जो बवासीर अधिकांश कब्ज की शिकायत होने से होती है। जब गर्भवती माता को कब्ज की शिकायत ज़्यादा हो जाती है तब जाकर ये बवासीर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें मल द्वार की जो सिराएं हैं वो फूलकर मोटी हो जाती हैं तथा शुष्क मल के निष्कासन के समय ये सिराएं फट जाती हैं, क्योंकि पानी की कमी हुआ, कॉन्स्टिपेशन हो गया, रेशे की कमी हुई, तो उससे वो मल है वो सूख जाता है, जिससे वो प्रेशर के साथ जब निकलता है तो क्या है, जो सिराएं हैं वो फूली हुई वो फट जाती हैं। फटने से उनके अंदर रक्तस्राव होने लग जाता है। यह कष्ट
गर्भवती महिला के लिए असाध्य हो जाता है तथा गर्भावस्था के अंतिम कुछ सप्ताह में आकर यह और भी अधिक बढ़ जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? कब्ज की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। इस रोग से बचने के लिए एक सबसे पहला कारण यही है कि कब्ज को होने से रोकना चाहिए। इसके लिए छिलकेदार दालें हैं और चुकंदर, इसके लिए और क्या बताया आपको, चोकर युक्त जो आटा है उसका प्रयोग करना चाहिए। छिलके सहित कच्चे फल, सब्जियां इत्यादि उनका सेवन करना चाहिए। अधिक से अधिक लिक्विड पदार्थ लेना चाहिए और दूध का सेवन करना चाहिए। छाछ या मट्ठा है उनका प्रयोग करना चाहिए। घाव पर मलहम या पाउडर का प्रयोग भी किया जा सकता है। दर्द निरोधक दवाइयों का भी उसको प्रयोग किया जाना चाहिए। जो गर्भावस्था के दौरान ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। ये नहीं है कि गर्भावस्था के दौरान ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई तो उसको ऑपरेट नहीं करवाना चाहिए, डिलीवरी के बाद में ये करवा सकते हैं। तो ये है बवासीर के कि क्या होता है और क्या इसके उपचार हैं। अगला है पेशीय ऐंठन। पेशीय ऐंठन, पेशीय ऐंठन यह कष्ट भी गर्भावस्था के अंतिम महीनों में बढ़ जाता है। इसमें गर्भवती स्त्री के पैरों व घुटने के नीचे जो पिंडलियां हैं उनमें पीड़ादायक ऐंठन होनी शुरू हो जाती है। यह कष्ट अधिकांश रात्रि के समय महसूस होती है, बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और इस कारण आपको बताया कि नींद भी नहीं आती है। और इसका जो मुख्य कारण है वो शरीर में रक्त परिसंचरण की कमी का होना तथा रक्त में कैल्शियम फास्फोरस के संतुलन में गड़बड़ी उत्पन्न होने के कारण हो जाता है। अगर कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस ठीक नहीं रहता तब ये समस्या उत्पन्न होती है। और एक आपको बताया कि ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक प्रकार से नहीं होता तब भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उपचार क्या है इसका? पैरों व पिंडलियों में मालिश करवानी चाहिए। ऐंठन होने पर पैरों को सीधा कर एड़ी की पिंडलियों की ओर मोड़ देना चाहिए। आहार में कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ जैसे दूध, पनीर, हरी सब्जियां, अंडा इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उसको लेना चाहिए। पैरों के पंजों को आगे की ओर उसको झुकाना चाहिए जिससे रक्त परिसंचरण बढ़ता रहे तथा ऐंठन में उसको आराम मिल जाए। कई गर्भवती स्त्रियों की तो पेट की दीवार की मांसपेशियों में भी ऐंठन हो जाती। पेट है, पेट की जो दीवार है उसकी मांसपेशियों में भी ऐंठन शुरू हो जाती है। ऐसा गर्भवती स्त्री की शिशु की वृद्धि के कारण होता है। जब शिशु की ग्रोथ हो जाती है तब ये समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि शिशु की वृद्धि के कारण जो पेट की जो पेशियां हैं वो फैल जाती हैं और उनमें ऐंठन होने लग जाती है, क्योंकि ऐंठन कुछ समय में अपने आप ही समाप्त हो जाती है। परंतु गर्भिणी की आराम करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर उसको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। अगली जो समस्या है वो है बार बार मूत्र उत्सर्जन निष्कासन। बार बार मूत्र उत्सर्जन, बार बार मूत्र उत्सर्जन की जो ये समस्या है, गर्भवती स्त्री की जो महिला है वो गर्भावस्था का प्रथम संकेत होता है। इसकी जानकारी भी कई महिलाओं में तभी होती है जब उन्हें रात्रि में मूत्र हेतु बार बार जाना पड़ता है। और गर्भावस्था के अंतिम 1-2 सप्ताह में तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे रात को बहुत बार बाथरूम के लिए उठ कर जाना पड़ता है, क्योंकि अंतिम 1-2 सप्ताह में गर्भस्थ शिशु की जो पोजीशन है वो शिशु नीचे की ओर गतिशील होता जाता है। जब लास्ट का जब होता है कि बच्चा पैदा होने वाला होता है तो 1-2 जो वीक रहते हैं उससे पहले ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो उसका वेट बढ़ जाता है, फिर उसकी जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस का नाम आ गया, जो हमारा मूत्राशय है उसके ऊपर, ये जो मूत्राशय है उसके ऊपर दबाव पड़ता है।
जिसके कारण उसमें बाथरूम की अतिरिक्त दबाव पड़ने के कारण उसका परिणाम ये होता है कि उसको बार बार मूत्र उत्सर्जन के लिए जाना पड़ता है। गर्भावस्था अवस्था के प्रथम 3 माह में जब गर्भाशय की वृद्धि होने लगती है, जब मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिससे किडनी को अधिक कार्य करना पड़ता है और इसके परिणाम यह होता है कि बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। परंतु गर्भावस्था के चौथे, 5वें तथा 6ठे माह में ये कष्ट अपने आप ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम पीरियड जब डिलीवरी होने का टाइम पास में आता तब तब ये समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है। अब इसका एक निवारण क्या है, उपचार क्या कर सकते हैं? आहार तथा जल की मात्रा को लास्ट के टाइम थोड़ा कम कर देना चाहिए और बल्कि रात्रि में सोते समय जल की मात्रा पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। अगर हमें दूध भी पीना है तो वो काफ़ी देर पहले उसको पी लेना चाहिए सोने से, ताकि उसको जितनी भी बार बाथरूम जाना पड़े वो जागते समय ही चले जाए, सोने के बाद उसको ये प्रॉब्लम ना हो। और उचित विश्राम में इस स्थिति में आराम मिल सकता है। एक ये इसका उपचार हो सकता है। अगला है कमर व पीठ का। कमर व पीठ का दर्द है वो अधिक बढ़ जाता है। कमर व पीठ का दर्द है वो इस समय बढ़ जाता है। किस प्रकार से बढ़ जाता है कमर व पीठ का दर्द? इसमें आपको बताया कि जैसे जैसे गर्भस्थ शिशु की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होने लग जाती है, वेट बढ़ जाता है, तो क्या है हमारे जो पीछे की साइड है वहाँ पर इसका गर्भावस्था के बढ़ने से गर्भवती माँ में ये सामान्य कष्ट देखने को मिलते हैं। इसमें मांसपेशियों में विभिन्न जो स्थितियां हैं वो ग्रहण कर लेता है बच्चा, और जोड़ों के आसपास क्या है उसकी जो लिगामेंट्स होते हैं उन तथा जो मांसपेशियां जो ढीली पड़ जाती हैं, यह कष्ट भी अधिकतर रात में सोते समय अधिक होती है, तो जिससे गर्भिणी की निद्रा में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, यानी उसको नींद आने में दिक्कत होती है। कमर दर्द आपको बताया था कि क्या है, वेट बढ़ने से क्या है मांसपेशियों में खिंचाव वगैरह जो होता है उसके कारण इसमें ये दिक्कत आती है। उपचार क्या है? गर्भवती जो स्त्री है उसको गर्भावस्था में माँ को ऊंची एड़ी की चप्पल एक तो नहीं पहनना चाहिए, सीधे बैठने की कोशिश करना चाहिए, पोस्चर हमारा सीधा होना चाहिए, जितना अधिक हो सके उसको आराम करना चाहिए, उससे उसको रिलैक्स मिल जाता है। अगला कारण है, ये तो हमारे उपचार हो गए, अगला है शारीरिक सूजन। शारीरिक सूजन, गर्भवती माँ को अक्सर पैरों में सूजन आ जाती है। गर्भावस्था के दौरान जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरे शरीर में नहीं हो पाता है, खासकर पैर तथा टांगों वाले भाग जो होते हैं। सूजन मोस्टली पैरों में, आप देखना पैरों में ज़्यादा सूजन यानी स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जिससे पूरे पैरों में सूजन आ जाती है। इसके अतिरिक्त शरीर में सोडियम व जल की अधिक मात्रा भी एकत्रित हो जाती है और कभी कभी उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी शारीरिक सूजन उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए? आहार में नमक का सेवन कम करना चाहिए उस गर्भवती स्त्री को, फिर पैरों को ऊपर उठाकर रखना चाहिए, आराम करना चाहिए, ऊंची एड़ियों की चप्पल वगैरह नहीं पहनना चाहिए, और जब सूजन की स्थिति धीरे धीरे समाप्त हो जाए ऐसी स्थिति तक उसको थोड़ा सा आराम करना चाहिए। अगला है इसमें सिराओं का फूल जाना।
सिराओं का फूल जाना। वेरिकोज जो वेन्स होती हैं ये फूल जाती हैं। यह कष्ट अधिकांशतः गर्भावस्था के अंतिम 3-4 माह में अधिक होता है। इसमें गर्भवती माँ के शरीर में निचला जो भाग होता है, खासकर जो योनि मार्ग होता है, योनि मार्ग हो गया, गुदा मार्ग हो गया, पैरों की जो सिराएं हैं अक्सर वो फूल जाती हैं। इसका जो मुख्य कारण वो गर्भस्थ शिशु का दबाव पेट पर पड़ता है, जिससे उसके नीचे के जो भाग है उसकी जो स्थित सिराएं हैं वो खासकर जो त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती हैं वो फूलने लग जाती हैं और ये सिराएं देखने में नीले बैंगनी रंग की गांठ वाली हो जाती है। नीले रंग बैंगनी रंग की दिखने लग जाती है और गांठे गांठे सी उसके अंदर दिखने लग जाती हैं और जिससे उनके फटने की संभावना अक्सर बनी रहती है। अगर ये सिराएं फट जाती हैं तो इनमें से अंदर ही अंदर रक्तस्राव हो जाता है और कभी कभी सिराओं में आंतरिक थक्का जो उत्पन्न हो जाता है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। फलस्वरूप रक्त परिसंचरण अवरुद्ध हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इससे रुक जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो क्या है, जो पेट की जो पट्टियां हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, यानी पट्टियों वगैरह जैसे इसको सहारा मिल सके, जिससे पैरों पर कम बोझ पड़ने की संभावना हो सके, ऐसी पट्टियों का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पैरों को आराम देना चाहिए। हम जैसे बैठ रहे हैं तो नीचे लटकाने की बजाय उसको समतल, उसको अपने सामने पैर ऊपर रख के करके बैठेंगे तो थोड़ा उसमें आराम मिल जाता है। तो पैरों को ऊपर करके रखना चाहिए। कुर्सी पर पैर बैठते समय पैरों को बिल्कुल जमीन पर न रखकर थोड़ा ऊपर उठाकर उनको रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला है अल्प श्वास। तो यहाँ तक का बता देती हूँ कि जी में चलाना या प्रातःगमन हमने किया, कब्ज का किया, छाती में जलन, अपच, अनिद्रा या नींद न आना या कमी होना, बवासीर, पेशी ऐंठन, बार बार मूत्र उत्सर्जन, कमर व पीठ का दर्द, शारीरिक सूजन, सिराओं का फूल जाना, ये इतनी हमारी समस्याएं थी। अभी और है उनको करते हैं। ये हमारे हो गए। अब अगला आता है इसके अंदर हमारी अल्प श्वास आता है। अल्प श्वास गर्भवती स्त्री में ये समस्या भी मुख्यतः देखने को मिलती है। अंतिम 2-3 महीनों में ही ऐसी समस्या देखने को मिलती है। इसमें गर्भवती महिला अक्सर सीढ़ियों पर चढ़ती है अथवा जब तेज तेज चलती है या कोई सामान्य शारीरिक कार्य करती है तो हाँफने लग जाती है और अल्प श्वास का महसूस करने लगती है कि ऐसे लगता है कि जैसे उसके सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। यह सामान्य स्त्री की तरह लंबी लंबी सांसें नहीं ले पाती हैं। इसका जो कारण है वो गर्भस्थ शिशु का पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के कारण उसके संपूर्ण जो पेट है उस पर पर्याप्त रूप से उनमें फैल जाता है। अगर स्त्री गर्भवती स्त्री माँ जो है, गर्भवती माँ है, वो बार बार अल्प श्वास का अनुभव करती है तो उसे चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को भी खतरा हो सकता है। उपचार क्या है इसके? अत्यधिक थकान वाला या परिश्रम युक्त जो काम है उसको नहीं करना चाहिए। सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। गर्भावस्था के जो अंतिम मास में तेज तेज चलना व दौड़ना उसको नहीं चाहिए। गर्भावस्था के जो अंतिम 2-3 माह में साइकिल चलाना, तैरना या व्यायाम है उनको वो नहीं करना चाहिए अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तो। ये हो गया हमारा अल्प श्वास का। अगला है योनि स्राव। योनिस्राव गर्भावस्था में जो गर्भाशय गिरवा में जो कार्विक्स जो हमारी होती है उसमें कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो श्लेष्मा का निर्माण करती हैं। गर्भाशय ग्रीवा जो होती है
ग्रीवा है वो एक विशेष प्रकार के श्लेष्मा का निर्माण करती है, श्लेष्मा का निर्माण करती है। और यह श्लेष्मा सफेद व चिपचिपा होता है, वाइट होता है, चिपचिपा होता है। यह योनि मार्ग से हमेशा ही थोड़ा थोड़ा स्रावित होता रहता है और इसका जो मुख्य कारण है वो योनि को चिकना बनाए रखना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट होता है। सामान्य अवस्था में यह श्लेष्मा का स्राव इतना कम होता है कि महसूस नहीं होता और गर्भावस्था के जो अंतिम 2-3 महीने में श्लेष्मा का जो सिक्रीशन है वो अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि शिशु को जन्म देने के लिए योनि का चिकनापन एवं जो लचीलापन है वो आवश्यक होना चाहिए। प्रसव के दौरान योनि का जो विस्तार होता है तथा गर्भस्थ शिशु योनि मार्ग से बाहर आ जाता है, उसमें इसकी मुख्य भूमिका होती है, यानी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर ये चिकना नहीं होगा तो बच्चे को जन्म देने में दिक्कत होती है। तो श्लेष्मा या म्यूकस के अत्यधिक स्रावन से ही योनि तथा जो कार्विक्स है हमारी वो उसमें ज़्यादा होने से उसको संक्रमित होने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है, वो जो समस्या है वो बढ़ जाती है। उसके ये समस्या क्यों बढ़ जाती है कि जो योनि में से जो सिक्रीशन निकलता है, श्लेष्मा जो निकलता है, उसमें जीवाणु विषाणु वो योनि मार्ग को संक्रमित कर सकते हैं। यदि योनि से सिक्रीशन अधिक होने लगे तथा हरे, पीले या झागदार स्रावन हो तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। अगर वो सफ़ेद व चिपचिपा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वह हरा या पीले कलर का हो जाए तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा स्राव संक्रमण का सूचक होता है कि वो इन्फेक्शन कर सकता है। अगर तुरंत चिकित्सक की सलाह न ली जाए तो यह कष्ट है वो भयंकर रूप धारण कर सकता है तथा योनि में तीव्र जलन होने लग जाती है। तो इसका कारण क्या है? गर्भवती माँ को हमेशा स्वच्छ वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए और जो योनि ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। चिकित्सक के परामर्श से नहीं करना चाहिए। वे जो दवाई है एक तरह से इसका प्रयोग चिकित्सक की सलाह से करना चाहिए, बिना उनसे पूछे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हरे, नीले अथवा हरे, पीले अथवा झागदार स्राव होने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और हमें शारीरिक स्वच्छता का अधिक ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे हमारे, एक और आता है इसके अंदर आहार छंद। आहार छंद यानी गर्भावस्था के दौरान मुख्यतः जो आहार के प्रति घृणा या प्रेम हो जाता है, किसी में अत्यधिक खाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई स्त्रियों में कभी कभी विशेष प्रकार की क्या है, ये खाने का भी मन नहीं करता। तो किसी स्त्री में विशेष प्रकार की वस्तु खाने का मन करता, किसी का खाने की इच्छा नहीं होती है। तो अगर जब इच्छा है उसकी अत्यधिक उस वस्तु को खाने की, अगर उसको उक्त वस्तु न मिलने पर उसमें बेचैनी सी महसूस होने लग जाती है। खासकर नमक, मिर्च, जो खटाई युक्त पदार्थ हैं उनको उसका खाने का मन करता है। गाँव में तो कई स्त्रियां गर्भवती चूल्हे की जो पकी मिट्टी है, चोक है, कोयला या भुने बालू को ही खाकर काफ़ी संतुष्ट हो जाती हैं। बहुत से देखने को मिलता है कि जैसे कि मिट्टी को खा रहे हैं, इस प्रकार की समस्या है वो देखने को मिलती है। तो कई बार गर्भवती माता को कुछ भोज्य पदार्थ के प्रति घृणा हो जाती है, जैसे किसी विशेष प्रकार की सब्जी है वो उसको देखना भी पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि उन्हें रसोई में वे खाद्य पदार्थ पकते समय भी स्मेल आने लग जाती है, दुर्गंध महसूस होती है। तो आहार छंद का जो क्या कारण है, यह क्यों होता है, अभी तक इसका पता है वो चिकित्सक को नहीं चल पाया कि क्या कारण होते हैं कि उनमें ये चेंजेस आ जाते हैं। परंतु अभी इसके बारे में जो रिसर्चेज हैं वो जारी है कि क्या इनके कारण क्या होते हैं, ऐसा क्यों होता है। कुछ चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों के अनुसार गर्भवती माता के शरीर में विटामिन एवं खनिज लवण की
कमी हो जाती है, जिसके कारण जैसे खड़िया है, चोक है, या वो मिट्टी इत्यादि खाती है। अब इसके उपचार क्या क्या है? जिन महिलाओं में जिन वस्तुओं को खाने से गर्भवती माँ को कोई नुकसान होने का डर न हो तो उन्हें खाने देना चाहिए। एक तो ये मानना है। उपचार के लिए जिन वस्तुओं को खाने से गर्भवती माँ अथवा गर्भ में पल रहे शिशु को खतरा हो तो उसे वो नहीं खाना चाहिए, उसे अवॉइड करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं में कई प्रकार के, ये तो हमारे इतने कष्ट हो गए कि ये कष्ट उनमें देखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कष्ट होते हैं जिनके उपचार अगर समय से न किया जाए तो गर्भवती माँ के साथ साथ गर्भस्थ शिशु के भी स्वास्थ्य के प्रति जो जोखिम है वो उठाना पड़ सकता है। वो कष्ट कौन कौन से? जैसे कि सिर में बहुत तेज दर्द होना, धड़कन की जो गति है वो धड़कन की गति यानी उसकी वृद्धि या एवं बेहोशी, या तो धड़कन की बढ़ जाती है, उसमें बेहोशी आ जाती है। ब्लीडिंग होने के केस में मसूड़े जो क्या है मरोड़े आना, सॉरी मसूड़े नहीं मरोड़े आना, और इसमें जो हमारा पेड़ू होता है, पेड़ू बोलते, पेड़ू में दर्द होना, पेट में पसीना आना, कई बार पसीना अधिक आता है, आलस्य अधिक होना, ये भी एक समस्या है, अधिक लार का बहना, रक्तस्राव अधिक होना यानी अनीमिया, रक्त अल्पता, रक्तस्राव नहीं रक्त अल्पता यानी अनीमिया हो जाना, और चक्कर आना तथा आंखों के आगे अंधेरे छा जाना, ये भी कई प्रकार के जो कष्ट हैं वो गर्भवती स्त्री में सामान्यतः मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और उसे चिकित्सक की समय समय पर सलाह लेते रहना चाहिए और उसको अपना उपचार करवाते रहना चाहिए। तो ये था हमारा गर्भवती स्त्री के सामान्य कष्ट और उनका निवारण। तो आज के लिए ये हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।